नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 12 मई सन 2026 आज 10वीं तिथि दोपहर बाद 2:52 तक रहेगी। उसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसके अलावा आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। यह दिन स्वास्थ्य सेवा में नर्सों के योगदान को सराहने के लिए समर्पित है। साथ ही साथ आज अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस भी है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के कई जिलों में गरज व चमक के साथ बारिश की संभावना। मौसम विभाग का ताजा पूर्वानुमान जारी। हरियाणा में ट्यूबवेलों के पानी की जांच करेगी हरियाणा सरकार। रिपोर्ट के आधार पर फसलें उगाने की जाएगी सिफारिश। इस दिन जारी होगा हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए आई बड़ी अपडेट। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों ने बढ़ाई हड़ताल। सड़कों पर फैला 14,000 टन कूड़ा। बढ़ने वाली है परेशानी। विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देने पर होगी जेल। हरियाणा सरकार ने लागू किया नया कानून। बीमारी के चलते सेना से बाहर हुए जवान भी पेंशन के होंगे हकदार। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का ऐतिहासिक और बड़ा फैसला। हरियाणा में शिक्षकों की सैर सपाटे के लिए 2,70,00,000 रुपए जारी। इस तरह मिलेगा LTC योजना का लाभ। बताएंगे पूरी अपडेट। रोहतक MDU में 1580 सीटों पर एडमिशन शेड्यूल जारी। 21 UG कोर्स के लिए 26 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 20 जून तारीख। रेलवे के लाखों कर्मचारियों को सैलरी में बढ़ोतरी का मिला तोहफा। जानेंगे अब क्या होगा नया वेतन। समर वेकेशन में हरियाणा वालों की हुई मौज। 4 स्पेशल ट्रेनों का मिला तोहफा। हरियाणा में PGT के 1672 पदों पर भर्ती। 17 मई को होगा पेपर। इतनी मिलेगी सैलरी। हरियाणा में श्रमिकों के फर्जी पंजीकरण मामले में दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध एक्शन की तैयारी में अनिल विज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे दिन बोले पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करें, सोने की खरीद टालें, तेल कम खाएं व स्कूल ऑनलाइन हो, वहीं कंपनियां वर्क फ्रॉम होम दें। राहुल गांधी बोले देश चलाना मोदी के बस की बात नहीं, सोना न खरीदें, विदेश न जाएं जैसी 7 अपीलें उपदेश नहीं, नाकामी के सबूत। और डोनाल्ड ट्रंप 13 मई से लेकर 15 मई तक चीन का दौरा करेंगे। जिनपिंग से ईरान व्यापार और ताइवान मुद्दे पर बातचीत संभव होगी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम निरंतर परिवर्तनशील बना हुआ है, लेकिन फिर भी गर्मी का एहसास बना हुआ है। मौसम विभाग ने 2 से 3 दिनों तक हरियाणा राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। बारिश और तेज हवाओं के कारण किसानों और आमजन को भी सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि हरियाणा में मौसम परिवर्तनशील रहने वाला है। बैक टू बैक सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ ने फिलहाल हीटवेव के तेवरों को ढीला कर दिया है। बीते दिन से मौसम में बदलाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इसके प्रभाव से अब 14 मई तक हरियाणा, दिल्ली, NCR में तेज बारिश, गरज चमक और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। तापमान में गिरावट आने की संभावना है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। बदलते मौसम और गरज चमक के साथ तेज हवाओं के कारण मौसम विभाग ने लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है। किसानों को सलाह दी है कि खराब मौसम में पेड़ों और कच्चे छप्पर के नीचे शरण न लें। वहीं मौसम सामान्य होने तक खेतों में कृषि कार्य को टाल दें ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। हरियाणा के निकाय सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल को 3 दिन और बढ़ा दिया है। हरियाणा नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर 1 मई से हड़ताल जारी है। सोमवार को 14 मई तक हड़ताल बढ़ा दी गई है। ऐसे में अगले 3 दिन और शहरी क्षेत्रों से निकायों के सफाई कर्मचारी कचरा नहीं उठाएंगे। राज्य में फिलहाल 14,000 टन से अधिक कचरा सड़कों पर पड़ा है। हरियाणा नगर पालिका कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान नरेश शास्त्री ने बताया कि हड़ताल को अभी 3 दिन और बढ़ाया गया है। फिलहाल अनिश्चितकालीन हड़ताल नहीं की गई है। सरकार को वार्ता और मांगे पूरी करने का लगातार समय दे रहे हैं, लेकिन सरकार बार बार अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए मजबूर कर रही है। कर्मचारी संघ ने यह ऐलान किया है कि कॉलोनियों में जनता के बीच जाकर भी सरकार की वादा खिलाफी को लेकर संपर्क करेंगे। सफाई कर्मचारियों की मांगों की बात करें तो नियमितीकरण, ठेका प्रथा समाप्त कर विभागीय रोल पर लाना, छटनीग्रस्त कर्मचारियों की बहाली करना, न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए मासिक करना, पिछले वर्षों की वेतन वृद्धि लागू करना, साल 2023 में हड़ताल अवधि का वेतन देना, एक्सीडेंट या मृत्यु पर मुआवजा 20 लाख रुपए और प्राकृतिक मृत्यु पर 10 लाख रुपए, साथ ही मृतक आश्रित को नौकरी देना भी शामिल है। साथ ही रिक्त पदों पर नियमित भर्ती, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में राहत और कैशलेस मेडिकल सुविधा देना भी प्रमुख मांगों में शामिल है।
हरियाणा में किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन 3 साल में 2% यानी कि 5 लाख टन बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड की तर्ज पर अब जल स्वास्थ्य कार्ड योजना भी तैयार की गई है। इसमें सभी करीब 8 लाख ट्यूबवेलों के पानी की जांच होगी। कार्ड में किसान का विवरण, पानी के सैंपल की तारीख, लोकेशन, कुएं या फिर बोरिंग की गहराई, भूजल स्तर, मिट्टी की संरचना, जल परीक्षण रिपोर्ट शामिल होगी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही फसलें उगाने की सिफारिश की जाएगी। ट्यूबवेलों से पानी के सैंपल लेकर जांच की जाएगी। सैंपल को जीपीएस लोकेशन से जोड़ा जाएगा। जांच रिपोर्ट जल स्वास्थ्य कार्ड में दर्ज की जाएगी। जांच रिपोर्ट किसानों के मोबाइल फोन पर भी भेजी जाएगी। साथ ही जांच रिपोर्ट के आधार पर पानी के अनुसार फसल उगाने व उसमें पोषक तत्व डालने की सलाह दी जाएगी ताकि उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। कृषि विभाग के महानिदेशक राजनारायण कौशिक के अनुसार भूजल का पूरा मानचित्र बनेगा। किसान मानचित्र देखकर जान सकेंगे कि किस इलाके या फिर किस जोन में कैसा पानी है और इससे किस तरह की फसलें उगाई जा सकती हैं। जल स्वास्थ्य कार्ड से पानी के प्रमुख तत्वों की जानकारी मिल सकेगी। इसमें कौन कौन सी फसल ज्यादा पैदावार दे सकती है, भूजल में क्या मिलाकर बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है, इसके लिए सिफारिश भी की जाएगी। साथ ही पानी के हिसाब से फसलें उगाएंगे तो उत्पादन अच्छा होगा, लागत कम आएगी, खाद बीज कम लगेगा। पानी खराब है तो जिप्सम डालकर ठीक भी हो सकता है। इससे धरती की भी सेहत सही रहेगी। ये कुछ बड़े फायदे हैं जो हरियाणा में किसानों के लिए होने वाले हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा समाप्त हो चुकी है। परीक्षा खत्म होने के बाद सभी विद्यार्थियों को अब अपने रिजल्ट का इंतजार है। जैसे ही परीक्षाओं का रिजल्ट जारी किया जाएगा, विद्यार्थी अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर पाएंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से रिजल्ट के बारे में एक महत्वपूर्ण और अहम जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं का परीक्षा परिणाम 14 और सेकेंडरी यानी 10वीं का परिणाम 17 मई को घोषित होने जा रहा है। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि रिजल्ट में किसी प्रकार की गलती न रहे, इसके लिए उत्तर पुस्तिकाओं को 2 बार चेक किया जा रहा है। बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन रिजल्ट के साथ साथ डिजिटल मार्कशीट की व्यवस्था भी की गई है। ऐसे में 12वीं का रिजल्ट 14 मई तथा 10वीं का रिजल्ट 17 मई को जारी होने जा रहा है। जैसे ही बोर्ड द्वारा रिजल्ट जारी होगा, सभी विद्यार्थी अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से चेक कर पाएंगे। हरियाणा के श्रम, ऊर्जा और परिवहन मंत्री अनिल विज विभाग में श्रमिकों के फर्जी पंजीकरण मामले में जहां दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध एक्शन की तैयारी में है, वहीं वर्क स्लिप घोटाले के बाद श्रमिकों के नाम पर निर्माण कार्यों को लेकर खेल करने और मोटा माल डकारने वालों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि वर्क स्लिप घोटाले के बाद अब श्रम मंत्री विभाग में होने वाले बाकी खेल पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है। भरोसेमंद उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि पहले जहां जिलों में श्रमिकों के पंजीकरण और श्रमिकों के नाम पर दिए जाने वाले लाभकारी स्कीमों के नाम पर गोलमाल कर बड़ी बड़ी मोटी धनराशि डकारी गई, अब श्रम विभाग में चलने वाले अन्य खेल को लेकर भी श्रम मंत्री यानी अनिल विज गंभीर नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ अन्य स्कीमों और निर्माण कार्यों और श्रमिकों के नाम पर कुछ अन्य स्कीमों में भी बड़ा खेल खेला जा रहा है। जिन स्कीमों का फायदा श्रमिकों को होना चाहिए था, उनके नाम पर बिचौलिए खेल कर गए। मंत्री विज की इस तरह के खेल के पीछे की काली भेड़ों पर नजर चली गई है। आने वाले दिनों में वर्क स्लिप की तरह से ही कुछ अन्य गोलमाल पर भी जांच के आदेश जारी किए जा सकते हैं। विदेश में नौकरी, वर्क परमिट और मोटी कमाई के सपने दिखाकर लोगों से ठगी करने वाले फर्जी ट्रैवल एजेंटों की अब खैर नहीं। हरियाणा सरकार ने ट्रैवल एजेंटों से जुड़े कानून में बड़ा बदलाव करते हुए नया कानून लागू कर दिया है। अब कोई भी ट्रैवल एजेंट विदेश में नौकरी दिलाने, भर्ती कराने या फिर रोजगार के नाम पर लोगों को बाहर भेजने का दावा नहीं कर सकेगा। ऐसा करने पर उसके खिलाफ सख्त आपराधिक कार्रवाई होगी। हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि विदेश में रोजगार से जुड़े सभी मामलों पर केवल केंद्र सरकार का कानून ही लागू होगा। हरियाणा में पिछले कुछ वर्षों में विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी, फर्जी वीजा, मानव तस्करी और करोड़ों रुपए की ठगी के कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स यानी अमेंडमेंट एक्ट 2026 लागू किया है। यानी एजेंट टिकट, टूर पैकेज और यात्रा व्यवस्था तक ही काम कर सकेंगे। विदेश में नौकरी दिलाने का दावा करना सीधे कानून के दायरे में अब आएगा। यदि कोई एजेंट विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करता है, नकली दस्तावेज तैयार करता है या फिर मानव तस्करी में शामिल पाया जाता है, तो उसे 7 से 10 साल तक की जेल हो सकती है। 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक जुर्माना भी लगाया जाएगा। बिना रजिस्ट्रेशन एजेंट का काम करने वालों के लिए भी सख्त सजा तय की गई है। ऐसे मामलों में 2 से लेकर 7 साल तक की कैद हो सकती है। साथ ही दोषी एजेंट की संपत्ति को जब्त कर पीड़ितों को मुआवजा भी दिया जा सकेगा। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारी
अब समर वेकेशन में अपनी फैमिली के साथ पर्यटन स्थलों पर भ्रमण का लुत्फ उठा सकेंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से अवकाश यात्रा रियायत यानी LTC योजना के तहत 2,70,00,000 रुपए का बजट जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने बताया कि यात्रा में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित नियम अनुसार की जाएगी। LTC के रूप में सबसे ज्यादा धनराशि की बात करें तो हिसार जिले को मिली है, तो वहीं सबसे कम चरखी दादरी के हिस्से आई है। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक शिक्षक या कर्मचारी को पहले अपने स्कूल में आवेदन देना होगा। उसके बाद आवेदन संबंधित BEO कार्यालय भेजा जाएगा। जांच में पात्र पाए जाने पर ही कर्मचारी को योजना का लाभ मिलेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि साल 2024 से 2027 के बीच जो शिक्षक या कर्मचारी एक बार LTC सुविधा ले चुका होगा, यानी 3 सालों में केवल एक बार ही इस सुविधा का लाभ मिलेगा। योजना के तहत सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक परिवार के साथ यात्रा कर सकेंगे। बस, रेल या फिर हवाई जहाज से यात्रा करने पर टिकट जमा कराने होंगे। होटल में ठहरने की स्थिति में होटल का बिल जमा कराना होगा। यदि शिक्षक किराए के वाहन से यात्रा करता है तो उसकी रसीद भी देनी जरूरी होगी। फिलहाल निजी वाहन से यात्रा को लेकर विभाग की ओर से कोई भी स्पष्ट आदेश या दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर सेना से बाहर किए गए जवानों के हित में एक राहत भरा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी जवान को सेना अवधि के दौरान गंभीर हुई बीमारी या दिव्यांगता के कारण नौकरी से मुक्त किया जाता है तो केवल इस आधार पर उसे दिव्यांगता पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसकी दिव्यांगता केवल 20% से कम आंकी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब नौकरी से मुक्त किए जाने का वास्तविक कारण वही बीमारी या दिव्यांगता है जो नौकरी के दौरान बढ़ी, तो केंद्र यह नहीं कह सकता कि संबंधित सैनिक दिव्यांगता पेंशन का पात्र नहीं है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकार यह साबित नहीं कर सकी कि संबंधित सैन्यकर्मी अपनी बीमारी के बावजूद बिना किसी रुकावट के नौकरी जारी रख सकता था। हाईकोर्ट का यह फैसला पूर्व सैनिकों के अधिकारों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण और लाभकारी माना जा रहा है। समर वेकेशन आने वाला है और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी फैमिली के साथ पर्यटन स्थलों के भ्रमण पर निकलने वाले हैं, जिसके चलते ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ भाड़ का भी बोलबाला रहने वाला है। रेलवे द्वारा नियमित ट्रेनों से यात्रियों का दबाव कम करने और अतिरिक्त भीड़ भाड़ से निजात दिलाने के लिए देश भर के कई प्रमुख रूटों पर समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है ताकि यात्रियों का सफर आरामदायक हो सके। इसी कड़ी में हरियाणा के यमुनानगर जिले को 4 स्पेशल ट्रेनों की सौगात मिली है। रेलवे द्वारा यमुनानगर जगाधरी रेलवे स्टेशन पर 4 समर स्पेशल ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी दी गई है, जिसका सीधा फायदा पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल और झारखंड जाने वाले यात्रियों को मिलेगा। इन समर स्पेशल ट्रेनों के संचालन से यात्रियों के लिए गर्मियों की छुट्टियों में विभिन्न राज्यों के लिए पर्यटन स्थलों की यात्रा आसान हो जाएगी। भटिंडा वाराणसी समर स्पेशल ट्रेन का संचालन 16 जुलाई तक रहेगा। इसके अलावा अमृतसर कोलकाता समर स्पेशल ट्रेन 2 जुलाई तक चलेगी। वहीं फिरोजपुर कैंट झांझरपुर समर स्पेशल ट्रेन 25 जून तक संचालित होने जा रही है। इसी तरह पठानकोट छपरा समर स्पेशल ट्रेन 15 जुलाई तक संचालित होगी। हरियाणा में युवाओं के लिए बहुत जरूरी खबर सामने आ रही है। हरियाणा लोक सेवा आयोग 17 मई को 2 परीक्षाएं करवाने जा रहा है। आयोग हरियाणा माध्यमिक शिक्षा विभाग में कंप्यूटर साइंस विषय में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी PGT और हरियाणा विकास व पंचायत राज विभाग में लेक्चरर पदों के लिए परीक्षा का आयोजन होगा। बताया जा रहा है कि HPSC द्वारा हरियाणा माध्यमिक शिक्षा विभाग में कंप्यूटर साइंस PGT के 1672 पदों, 1594 रेस्ट ऑफ हरियाणा व 78 मेवात कैडर पर भर्ती का आयोजन करने जा रहा है। 17 मई को आयोजित होने वाली परीक्षा सुबह 10 बजे से और दोपहर में 1 बजे से आयोजित होगी। इसमें 100 अंक का स्क्रीनिंग टेस्ट 2 घंटे और 150 अंक का सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट 3 घंटे का होगा। अभ्यर्थियों को बताया गया है कि वह आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 8 के तहत 47,600 रुपए से लेकर 1,51,100 रुपए का पे स्केल मिलेगा। इसके साथ ही महंगाई भत्ता यानी DA, मकान किराया भत्ता यानी HRA और अन्य सरकारी भत्ते भी शामिल हैं, जिससे शुरुआती सैलरी काफी आकर्षक बन जाती है। रेलवे कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन मुख्य श्रम आयुक्त यानी केंद्रीय कार्यालय ने लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए वेतन में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। विगत 30 मार्च को जारी एक नए आदेश के तहत परिवर्तनीय महंगाई भत्ता यानी VDA में संशोधित को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस फैसले के बाद मुख्य रूप से रेलवे के गुड्स शेड्स और पार्सल कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों, सफाई कर्मियों और सुरक्षा गार्डों यानी वॉच एंड वार्ड सहित कृषि और निर्माण क्षेत्र के कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी हो गई है। रेलवे के इन कर्मचारियों को बढ़ी हुई मजदूरी की दरें 1 अप्रैल 2026 से मिलेंगी। A कैटेगरी के शहरों में कार्यरत रेलवे कर्मचारियों को अब प्रतिदिन 827 रुपए मिलेंगे। B कैटेगरी के शहरों में कार्यरत रेलवे कर्मचारियों को रोजाना 693 रुपए मिलेंगे। C कैटेगरी के शहरों में कार्यरत रेलवे कर्मचारियों को अब प्रतिदिन 556 रुपए मिलेंगे।
वायुसेना स्टेशन रेस कोर्स दिल्ली द्वारा लोअर डिवीजन क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जून है। उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए तथा अंग्रेजी टाइप में 35 शब्द या हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। सैलरी 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए पर मंथ मिलेगी। रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी यानी एमडीयू में सत्र 2026-27 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रमों यानी यूजी ऑनर्स विद रिसर्च व 5 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। एमडीयू प्रशासन ने एडमिशन का प्रोस्पेक्ट्स भी लॉन्च किया है। एमडीयू में 12वीं कक्षा पास विद्यार्थी स्नातक स्तर पर प्रारंभ किए गए 21 पाठ्यक्रमों में 1580 सीटों पर दाखिले के लिए 26 मई तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम 10 से 16 जून तक आयोजित किए जाएंगे। एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट 22 जून को जारी होगा और पहली ओवरऑल मेरिट लिस्ट 24 जून को डिस्प्ले होगी। पहली एडमिशन काउंसलिंग 25 जून को आयोजित की जाएगी। एमडीयू में एडमिशन के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 20 जून तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन मेरिट लिस्ट 25 जून को डिस्प्ले होगी और पात्र अभ्यर्थियों को एडमिशन के लिए 3 जुलाई तक ऑनलाइन फीस जमा करवानी होगी। एडमिशन की पूरी डिटेल प्रोस्पेक्ट्स यूनिवर्सिटी वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 13 से 15 मई तक चीन का दौरा करेंगे। चीन ने सोमवार को इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। इस दौरान उनके चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी होगी, जिसमें ईरान, व्यापार और ताइवान समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर डोनाल्ड ट्रंप चीन की राजकीय यात्रा करने जा रहे हैं। ट्रंप पहले मार्च या फिर अप्रैल में चीन जाने वाले थे, लेकिन ईरान युद्ध के चलते उन्होंने ये दौरा टाल दिया था। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप चीन पर ईरान को लेकर दबाव बना सकते हैं, क्योंकि चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। खासकर उसकी रिफाइनरी रियायती दरों पर ईरान से तेल खरीदती है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड टैरिफ को लेकर भी लंबे समय से तनाव बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देश व्यापार व्यवस्था को स्थिर करने और नए कारोबारी समझौतों पर चर्चा कर सकते हैं। ताइवान का मुद्दा भी बातचीत का अहम हिस्सा रह सकता है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि अमेरिका लगातार ताइवान को सैन्य और राजनीतिक समर्थन देता रहा है। यह दौरा बहुत अहम होने वाला है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1313 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ 76,015 के लेवल पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 360 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 23,815 पर बंद हुआ। ऑटो, बैंकिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियल्टी शेयर्स में अधिक गिरावट देखने को मिली। एशियाई बाजारों में गिरावट का असर भारत पर देखने को मिला। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान के बाद ज्वेलरी कंपनियों के शेयर 10% तक लुढ़क गए। पीएम मोदी ने हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान नागरिकों से अपील की कि वे 1 साल तक सोना न खरीदें। इस बयान के बाद निवेशकों में घबराहट है। कल्याण ज्वेलर्स और सेनको गोल्ड के शेयर्स 10% तक टूट गए हैं। वहीं देश की सबसे बड़ी ज्वेलरी कंपनी टाइटन के शेयर में 7% तक की गिरावट देखने को मिली। तो वहीं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 716 रुपए गिरकर 1,50,362 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत की बात करें तो 600 रुपए बढ़कर 2,56,200 रुपए पर आ गई है। तो वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,37,732 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।